major divisions of modern period. So it has been divided into three sub periods. One is early मॉडर्निज्म फ्रॉम 1914 टू 1920s। तमाम चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको हम क्विकली पढ़ते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि जो सब डिविजन्स हैं इनमें क्या हुआ। सो अर्ली मॉडर्निज्म में रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर वन लिटरेचर जो प्रोड्यूस हुआ है उसने डिसइल्यूजनमेंट को, ट्रामा को और जितनी भी अनरेस्ट थी और केओटिक सिचुएशन थी वर्ल्ड वॉर वन की उसको हैंडल किया है। सो इसमें टी.एस. इलियट, इज़रा पाउंड, विल्फ्रेड ओवन इन्होंने थीम्स ऑफ एलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन और कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज को एक्सप्लोर किया है। ये तमाम चीजें, एलिनेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या हैं, ये ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं। अगेन फॉर्म और लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंटेशन हुई है। सो मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं उन्होंने इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक्स डेवलप की हैं जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, फ्रेगमेंटेशन है और कोलाज है। और इन्होंने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी कैप्चर किया है कि हर बंदा जब उसको पढ़े तो अपने हिसाब से उसको पजल को सॉल्व करे और उसमें से मीनिंग ड्रॉ करे, सब्जेक्टिव। सो जेम्स जॉयस की जो यूलिसिस है और वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे है, ये एग्जेम्प्लीफाई करती हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जिसमें सब्जेक्टिव नेचर है। अगेन कल्चरल एंड आर्टिस्टिक रिवोल्ट। सो मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो है ये एक पार्ट है ब्रॉडर कल्चरल और आर्टिस्टिक रिवोल्ट का, जो कि विक्टोरियन कन्वेंशंस और नॉर्म्स जो हैं उनके अगेंस्ट ये खड़े हुए हैं और उनको चैलेंज किया है। सो राइटर्स जो हैं उन्होंने ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म से एक ब्रेक ली है और वो फ्री फॉर्म की तरफ गए हैं और उन्होंने न्यू मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्लोर किए हैं जिससे उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को, एनेक्सिटीज को और प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट किया है। नेक्स्ट सब डिवीजन इज इंटर वॉर पीरियड फ्रॉम 1920s टू 1930s। सो अगेन ये लिटरेरी रिस्पॉन्स है सोशल और इकोनॉमिक चेंज को, और जो इंटर वॉर पीरियड में सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनरेस्ट रही है और केओटिक सिचुएशन रही है जिसमें ग्रेट डिप्रेशन सबसे ज्यादा अहम है। तो स्कॉट फिट्जगेराल्ड और अर्नेस्ट हेमिंग्वे या जॉन स्टिनबेक ने इन चेंजेस का इंडिविजुअल और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है अपनी राइटिंग में बताया है। एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। सो जो एग्जिस्टेंशियल थीम्स हैं जिनमें सर्च फॉर द मीनिंग इन अ वर्ल्ड विच इज अनसर्टेन, एक ऐसी मीनिंगलेस दुनिया में सर्च फॉर द मीनिंग एक प्रोमिनेंट फीचर बना है इस पीरियड में। सो जो फ्रांस कफ्का हैं, जीन पॉल सार्ट्रे हैं या अल्बर्ट कैम्बस हैं, इन्होंने आइडेंटिटी, एलियनेशन और एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट जो है जिनको हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इन थीम्स पे काम किया है। सो पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड सोशल क्रिटिक। बहुत से राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिकली एंगेज होकर लिटरेचर को यूज किया है और सोशल इनजस्टिसेस के ऊपर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के ऊपर क्रिटिक की है। तो जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल्स का एनिमल फॉर्म है, ये बहुत एक जबरदस्त किस्म का ये काम है जिसमें इन्होंने जानवरों की एक दुनिया से बड़ा सेटेरिकली और बड़ा आयरॉनिकली रिप्रेजेंट किया है कि इंसान क्या कर रहे हैं। एंड 1984 ये दोनों जो जॉर्ज ऑरवेल की लिटरेरी वर्क्स हैं, ह्यूमन मिजरी या डिस्टोपियन या एज बैड एज इट कैन बी, इस तरह के विजन्स और टोटलिटेरियनिज्म जो है और जो सोसाइटल कंट्रोल है उस पर बात की है। लास्ट सब डिवीजन इज लेट मॉडर्निज्म एंड ट्रांजिशन टू पोस्ट वॉर लिटरेचर 1940s। इसमें इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू पे बात की गई है क्योंकि उसने भी लिटरेचर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ड्रामा और सर्वाइवल और ह्यूमन कैपेसिटी, वायलेंस और डिस्ट्रक्शन की थीम्स को हैंडल किया है। सो जोसेफ हेलर, कर्ट वॉन्गेट और एम फ्रैंक जो हैं इन्होंने हॉरर्स ऑफ वॉर अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट किए हैं। कंटिन्यूड एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। सो हालांकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शंस रही है वॉर की, लेकिन फिर भी लिटरेरी एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये खत्म नहीं हुई और नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। सो राइटर्स जो हैं उन्होंने न्यू फॉर्म्स और न्यू स्टाइल्स एक्सप्लोर की हैं ताकि वो पोस्ट वॉर और ड्यूरिंग वॉर जो ट्रामा है और जो डिस्ट्रक्शन है उसको एक्सप्रेस करें। और जितने भी पोस्ट वॉर पोइट्स हैं जिस तरह के ऑर्डन हैं, थॉमस हैं, इन्होंने बाउंड्रीज को पुश किया है और लैंग्वेज और फॉर्म के साथ इन्होंने प्ले किया है फुली जितना हो सकता है। इमर्जेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। सो लेट मॉडर्न पीरियड में हमने ये भी देखा है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट टेंडेंसी स्टार्ट हुई है जिसके अंदर स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ग्रैंड नैरेटिव्स जो है वो बढ़ा है। स्केप्टिसिज्म इज डिसबिलीफ, डाउट, और इन्होंने एम्फेसिस किया है मेटाफिक्शन पे, बियॉन्ड फिक्शन और इंटरटेक्सचुअलिटी पे। इंटरटेक्सचुअलिटी मीन्स कि एक टेक्स्ट जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है उसके रिस्पॉन्स में एक नया टेक्स्ट प्रोड्यूस किया गया है। एंड ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन हाई एंड लो कल्चर। तो जो कल्चरल डिवाइड है और एक कल्चर को सुपीरियर समझा जाता है और एक कल्चर को इंफीरियर समझा जाता है, उनकी बाउंड्रीज को भी इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। जिस तरह के गोरे जब इधर आए थे तो वो अपने कल्चर को
सुपीरियर समझते थे और हमारे कल्चर को इंफीरियर समझते थे। अभी हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं। सो अगेन वर्ल्ड वार वन हुई है 1914 टू 1918, डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द हिस्ट्री, मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हुई है इसमें और वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा डेवस्टेशन और तबाही हुई है और इसने इल्यूजन्स को, प्रोग्रेस को, स्टेबिलिटी को शटर करके रख दिया, हिला के रख दिया। और ये जो वाइड स्प्रेड मायूसी फैली है, डिसइल्यूजनमेंट हुई है, ट्रॉमा हुआ है, लोगों ने इसको जिया है और लोगों पे ये बीती है और इसका जो इम्पैक्ट है लिटरेचर के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा हुआ है। और राइटर्स जो हैं विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्राइड सेसन और एरिक मरिया, इन्होंने डिपिक्ट किए हैं हॉरर्स ऑफ ट्रेंच वॉरफेयर, मतलब कि जो इतनी लंबी जंग और फिर सर्द जंग जो कि मोर्चों में लड़ी गई है और उसमें कितनी ह्यूमन कॉस्ट बियर करनी पड़ी है और जो वॉरफेयर था वो कितना इंडस्ट्रियलाइज था, यानी कि मैस प्रोडक्शन हुई है इंडस्ट्री से, जिसमें टैंक्स थे, एविएशन थी, बॉम्ब्स थे और मीन्स के एक तीर तो जाके एक बंदे को मारता है तो ये जब एक चीज गिरती थी तो नीचे फिर ना वो परिंद देखती थी, न चरिंद देखती थी, न दरिंद देखती थी, न इंसान देखती थी। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ है। सो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में हुआ है, इसने टिसारिस्ट रजीम जो है उसको ओवरथ्रो किया है। तो हम प्रीवियसली ये देख चुके हैं कि मोनार्कीज खत्म हुई हैं और सोवियत यूनियन जो है वो कम्युनिस्ट रूल के अंडर चली गई है। और ये जो रेवोल्यूशन है इसके बहुत फार रीचिंग किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, बिल्कुल उस तरह जिस तरह के 9/11 के वाक़े के ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत लंबे असरात हुए हैं, ये तो हमने अपनी जिंदगी में देखा है। सो जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट हैं जो कि फ्रीडम को और लिबर्टी को एडवोकेट करती हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रही हैं और जो रेवोल्यूशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड वो बहुत ज्यादा हुए हैं, बहुत ज्यादा इनकलाब आए हैं और इससे लिटरेचर भी इन्फ्लुएंस हुआ है, आर्ट भी इन्फ्लुएंस हुई है और राइटर्स जॉर्ज ऑरवेल जो हैं या आर्थर कोएल्स्टर जो हैं इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं थीम्स ऑफ रेवोल्यूशन, टोटलिटेरियनिज्म और सोशल जस्टिस। नेक्स्ट ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1939 तक वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। सो ग्रेट डिप्रेशन जो है स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है इसमें 1929 में और पूरा 1930 तक पूरा साल ही क्रैश रही है और ये डिप्रेशन जो है इससे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, गुर्बत हुई है, सोशल अनरेस्ट हुई है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं। ये हर चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोनों पीरियड्स में और बहुत प्रोफाउंड किस्म का इम्पैक्ट हुआ है लिटरेचर के ऊपर और इससे ह्यूमन टॉल ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, टॉल मीन बहुत ज्यादा क्लोसल किस्म का जो हार्डशिप्स हैं और स्ट्रगल्स हैं आम लोगों ने जो बर्दाश्त की है और सरवाइव किया है मुश्किल टाइम में, भूख बर्दाश्त की है, नंग बर्दाश्त की है, बेघरी बर्दाश्त की है, होमलेसनेस बर्दाश्त की है, सब कुछ। सो राइज ऑफ फैशिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। सो इंटरवार पीरियड जो है इसने देखा है राइज ऑफ फैशिज्म इटली में, जर्मनी में, स्पेन में, जिसमें मेज़ोलिनी और एडॉल्फ हिटलर इनकी एग्जांपल्स देते हैं, हिटलर की और मेज़ोलिनी की। और जैसे जैसे ये फैला है इससे अथॉरिटेरियनिज्म फैला है दुनिया के दूसरे इलाकों में और जो लीडर्स हैं जिस तरह के मेज़ोलिनी हैं, अडल्फ हिटलर हैं, फ्रांसिस्को फ्रैंको हैं, इन्होंने नेशनलिस्ट और अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया है और जिससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं वो स्प्रेस हुए और उनको खतरा था, थ्रेटन हुए। सो जॉर्ज ऑरवेल और अल्डोस हक्सले और फ्रांस काफ्का जो है इन्होंने थीम्स ऑफ पॉलिटिकल ऑपरेशन, प्रोपेगेंडा और इरोजन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, किस तरह मतलब कि एक फर्द की आज़ादी को सल्ब किया गया या ख़त्म किया गया, इन पे काम किया है। नेक्स्ट इज मेजर इवेंट वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 1945। एक और डेवस्टेटिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जिसमें दुनिया की मैक्सिमम जो कौमें हैं या नेशंस हैं या मुल्क हैं वो इससे इफेक्ट हुए हैं और इसमें इन्वॉल्व भी हुए हैं। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई हैं इसमें और जंग ने देखा है कि जो नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है जिसमें एयर रेड्स हुए हैं, हवाई हमले हुए हैं, टैंक्स का इस्तेमाल हुआ है, एटॉमिक बॉम्ब्स यूज हुए हैं हिरोशिमा के ऊपर, इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन किया है। इन्होंने ना जानवर देखा है, ना बंदा देखा है, ना परिंदा देखा है, जो कुछ था हशरातुल अर्ज तक नहीं बचे इनसे। सो इसका जो इम्पैक्ट है लिटरेचर के ऊपर वो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है और एन फ्रैंक जो है, ये कर्ट वॉनगेट जो है, ये प्रिमो लेवी, इन्होंने डिपिक्ट किया कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर कितनी है और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन द फेस ऑफ वायलेंस एंड प्रोसिक्यूशन कितना है। प्रोसिक्यूशन, हरासमेंट या ऑपरेशन, माल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं इसको। नाउ वी लुक एट दैट कौन कौन से राइटर्स थे और उन्होंने क्या क्या काम किया है मॉडर्न पीरियड में। तो इसको भी हम उसी तरह डिवाइड करते हैं जिस तरह हमने मॉडर्न पीरियड को डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्ली मॉडर्निज्म 1914 टू 1920s। तो सबसे पहले है टी.एस. इलियट 1888 टू 1965।
इनको हमने जॉर्जियन पीरियड में भी डिस्कस किया है क्योंकि इनका लाइफ स्पैन इतना है कि ये इस पीरियड में भी थे, उस पीरियड में भी थे। सो द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुई है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग 1915 में पब्लिश हुआ है। सो टी एस इलियट जो है बहुत फोरमोस्ट पोइट है अर्ली मॉडर्निज्म के, और इनकी जो पोइम है द वेस्टलैंड बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कंसिडर की जाती है 20th सेंचुरी में, क्योंकि इसके अंदर फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है और एल्यूजन्स हैं, इन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं, कनेक्शंस दिए हैं माइथोलॉजी से, लिटरेचर से, और इन्होंने मायूसी की, डिसइल्यूजनमेंट की थीम्स जो हैं, और जो कल्चरल डीके है, कैसे कल्चर तबाह हुआ है या खराब हुआ है, उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज इजरा पाउंड 1885 टू 1972, द कैंटोस 1970 टू 1969, और फिर हो सेल्विन मॉबले 1920s। सो इजरा पाउंड जो है ये एक लीडिंग फिगर है मॉडर्निस्ट मूवमेंट के, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है इनका अदर राइटर्स के ऊपर भी जो उस वक्त के थे। और उनकी जो पोइट्री है पर्टिकुलरली द कैंटोस, ये रिफ्लेक्ट करती है एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म, लैंग्वेज और कल्चरल थीम्स, और इनका जो इंटरेस्ट है वो क्लासिकल लिटरेचर और एशियन पोइट्री के अंदर भी रहा है। नेक्स्ट इज जेम्स जॉयस 1882 टू 1941, यूलिसिस 1922 में पब्लिश हुई है, एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916 में पब्लिश हुई है। सो जेम्स जॉयस जो है अगेन सेलिब्रेट किए जाते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग नैरेटिव टेक्निक्स की वजह से, और इनकी जो एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो यूनिक है। और यूलिसिस इनका जो काम है ये एक मॉडर्निस्ट मास्टरपीस है जो कि एक्सपीरियंस ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम ओवर कोर्स ऑफ सिंगल डे, डबलिन के अंदर एक दिन गुजारा है इस बंदे ने, और उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो नरेशन है और जो एक इनोवेटिव लैंग्वेज है वो इन्होंने रिप्रेजेंट की है यूलिसिस के अंदर। तो एक दिन की जो कहानी है डबलिन की, उसको इन्होंने अपने इस ग्राउंड ब्रेकिंग नैरेटिव में बयान किया। वर्जीनिया वुल्फ 1882 टू 1941, सो मिसेस डैलोवे 1925, और टू द लाइट हाउस 1927। वर्जीनिया वुल्फ भी एक इनोवेटिव नैरेटिव स्टाइल की वजह से जानी जाती हैं, और इनकी जो एक्सप्लोरेशन है इनर लाइफ्स, जो भी इन्होंने कैरेक्टर बनाए हैं उनकी इनर लाइफ में इन्होंने झांका है, और इनके जितने भी काम हैं वो थीम्स ऑफ मेमोरी के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर, और अगेन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द टाइम, मीन सब्जेक्टिविटी है इनके काम के अंदर। मिसेस डैलोवे जो है वो भी इनका एक लैंडमार्क लिटरेरी वर्क है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की नैरेशन है, जबकि टू द लाइट हाउस अगेन सेलिब्रेट किया जाता है इसके लिरिकल प्रोज की वजह से, और इसमें बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे की है ह्यूमन रिलेशनशिप और उनकी इंटरकनेक्टेडनेस। नाउ वी लुक एट द इंटरवार पीरियड राइटर्स। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो हैं 1899 टू 1961, द सन आल्सो राइजेस 1926 में पब्लिश हुआ है। अ फेयरवेल टू द आर्म्स 1929 में पब्लिश हुआ है। सो हेमिंग्वेज जो हैं बहुत अंडरस्टेट किया इन्होंने प्रोज के स्टाइल को, और इन्होंने मायूसी को, डिसइल्यूजनमेंट को, और जो एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट है और जो लॉस्ट जनरेशन है उसको कैप्चर किया है। सन आल्सो राइजेस एक ग्रुप ऑफ रिफ्यूजीज हैं, ये कॉलोनियल्स हैं, ये एक्सपैट्स हैं जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप के हैं, उनकी बात करता है। और जो अफेयरवेल टू द आर्म्स है ये एक अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि इटली में ड्यूरिंग द वार काम करता रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता है। जॉर्ज ऑरवेल 1903 टू 1950, एनिमल फार्म 1945 में इन्होंने लिखा है, 1984 1949 में इन्होंने लिखा है। सो ऑवेल्स के जितने भी काम हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं शार्प सोशल एंड पॉलिटिकल क्रिटिक की वजह से, और इनकी जो डिस्टोपियन विजन है यानी कि एज वर्स एज इट कैन बी, फ्यूचर में जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ह्यूमन मिजरी को रिप्रेजेंट किया इन्होंने। सो एनिमल फॉर्म एक एलिगोरिकल सटायर है। एलिगोरिकल मीन्स सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल, जिसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की गई है, जो कि रशियन रेवोल्यूशन और राइज ऑफ स्टालिनिज्म, जो स्टालिन है जोसेफ स्टालिन, उन पे बेसिकली, और 1984 डिपिक्ट करती है टोटलिटेरियन सोसाइटी रूल्ड बाय द सर्वेलेंस एंड प्रोपेगेंडा, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी की बात हो रही है जिसपे डिक्टेटरशिप है और उस पर थ्रू आउट सर्वेलेंस है, उन पर नजर रखी जा रही है और उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उनको स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, और प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट इज D.H. लॉरेंस 1885 टू 1930, इनको हमने प्रीवियस पीरियड में भी डिस्कस किया है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन के हिसाब से इस पीरियड में भी। लेडी चैटरलीज लवर 1928 में, एंड सन्स एंड लवर्स 1913 में पब्लिश हुई है। सो लॉरेंस के जो नॉवेल्स हैं ये एक्सप्लोर करते हैं थीम्स ऑफ सेक्सुअलिटी, साइकोलॉजी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्सुअलिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड सिविलाइजेशन। इंस्टिंक्ट मीन्स नेचर, कैरेक्टर, जबकि लेडी चैटरलीज लवर जो है ये कंट्रोवर्शियल किस्म की एक्सप्लिसिट पोर्ट्रेयल है सेक्सुअलिटी की,
और एक क्रिटिक है सोशल क्लास के ऊपर, जबकि सन्स एंड लवर्स जो है ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ फैमिली है, फैमिली डायनामिक्स है कि एक फैमिली किस तरह आपस में इंटरेक्ट करती है और उसके रोमांटिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उस पे बात की है उन्होंने। नेक्स्ट इज जॉन स्टीनबेक 1902 टू 1968, ऑफ माइस एंड मैन 1937 में पब्लिश हुआ है। द ग्रेप्स ऑफ रॉथ 1939 में पब्लिश हुआ है। सो स्टीनबेक्स नॉवेल्स जो हैं ये फोकस करते हैं स्ट्रगल्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स और सोशल इनजस्टिसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, इतनी डिप्रेशन जिसमें लोग मतलब के बहुत ही परेशानी में रहे हैं। और ऑफ माइस एंड मैन जो है ये ट्रेजिक टेल ऑफ फ्रेंडशिप है, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो इस कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में। और जो ग्रेप्स ऑफ रात है ये बेसिकली फॉलो करती है, ये गरीब किसानों की फैमिली है जो खानदान का नाम है जोड। तो इसमें कैरेक्टर्स हैं टॉम जोड, माँ जोड, पा जोड, अंकल जॉन। तो बेसिकली ये जोड फैमिली है। जिस तरह हमारे नामों के साथ अक्सर गुल होता है, खान होता है, और वो ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया जाते हैं एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। नाउ वी डिस्कस लेट मॉडर्निज्म एंड ट्रांजिशन टू पोस्ट वार लिटरेचर। सो उनमें एल्बर्ट कैमस हैं 1913 टू 1960, इन्होंने द स्ट्रेंजर 1942 में लिखी है और द प्लेग 1947 में लिखी है। सो कैमस जो है एक फ्रेंच अल्जेरियन राइटर हैं जो कि एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी और एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इस पे इन्होंने बात की है। ये एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है और एक्सटेंशियलिज्म क्या है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो द स्ट्रेंजर जो है ये एक ऐसी स्टोरी को फॉलो करती है जो कि डिटैच्ड है और एक इनडिफरेंट किस्म का आदमी है, और वो एक सेंसलेस किस्म का, एक बिल्कुल अहमकाना किस्म का कत्ल कर देता है, उसकी कहानी है ये। और द प्लेग जो है वो एक एलेगोरिकल, एक सिंबॉलिक, एक फिगरेटिव किस्म का नॉवल है जो कि आउटब्रेक ऑफ अ डेडली डिजीज, अल्जेरियन टाउन के अंदर एक मोलिक किस्म की बीमारी फूट पड़ती है, उसके बैकड्रॉप में लिखी गई है द प्लेग। W.H. Auden 1907 टू 1973, द एज ऑफ एंजाइटी 1947 में पब्लिश हुई है। सितंबर 1 1939 इनकी पोएम है। सो ऑर्डन एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट हैं जो कि अपनी इंटेलेक्चुअल रिगर की वजह से, कंसिस्टेंसी, ये प्रिसिजन और एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल थीम्स की वजह से पहचाने जाते हैं। तो इनकी द एज ऑफ एंजाइटी जो है एक लॉन्ग पोएम है जो रिफ्लेक्ट करती है एनेक्सिटीज और अनसर्टेनिटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और जो सितंबर 1 1939 अगेन ये एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 पे, और ये ह्यूमैनिटी पे उसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं, या उसका इन्फ्लुएंस क्या है, ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिपरकशंस क्या है, उनको एक्सप्लोर करती है। नेक्स्ट इज जीन पॉल सार्ट्री 1905 टू 1980, नॉजिया 1938 में लिखी है इन्होंने, और नो एग्जिट 1944 में लिखी है। सो सार्ट्रे जो हैं ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं और राइटर हैं जिनको अगेन उनकी एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी की वजह से और एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्रीडम की वजह से, ऑथेंटिसिटी की वजह से और ह्यूमन कंडीशन पे बात करने की वजह से जाना जाता है। नॉजिया एक नॉवल है जो कि एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, जीने का जो एक खौफ है, और एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस के जी के क्या करेंगे, कुछ बचा ही नहीं, इस पे बात करता है। एंड नो एग्जिट जो है वो एक प्ले है जो एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ अगेन एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड नेचर ऑफ हेल, के दुनिया को दोज़ख बना दिया गया है और कैसा जीना है और क्यों जीना है और किसके लिए जीना है। डेलन थॉमस 1914 टू 1953, अंडर मिल्कवुड 1954 में पब्लिश हुआ है। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ये इनकी एक पोएम है। सो थॉमस जो है ये एक वेल्श पोइट हैं और प्ले राइट भी हैं जो कि अपने लश और लिरिकल लैंग्वेज की वजह से और थीम्स ऑफ लाइफ, डेथ और नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की वजह से मशहूर है। सो अंडर मिल्कवुड एक रेडियो प्ले है इनका जो हमें ऑफर करता है, एक स्मॉल वेल्श टाउन है उसकी इन्होंने एक पोर्ट्रेट खींची, एक तस्वीर बनाई है और उसके जो रिहायशी हैं, उसके जो इनहेबिटेंट्स हैं उनकी बात की है। जबकि डू नॉट गो जेंटल इनटू द गुड नाइट ये एक बड़ी पॉइगनेंट और बड़ी इमोशनल सी और बड़ी टचिंग सी एक रिफ्लेक्शन है mortality के ऊपर और defiance के ऊपर in the face of death, transience basically. Now we quickly look at the literary movements of modern period. So first we go with modernism, late 19th century to the mid 20th century, जो कि modern period को overlap करती है। इसमें modernism जो है उसने traditional literary forms जो है उनको reject किया है और इन्होंने experimentation की है और जिसमें fragmentation और subjectivity नजर आती है हमें। अब
कौन से ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे जिनको नेगेट किया गया है और कौन से न्यू फॉर्म्स थे जो बने हैं, ये हम वीडियो के अवाइल में डिस्कस कर चुके हैं। जो राइटर्स हैं उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटीज को, एम्बिग्विटीज को जो मॉडर्न लाइफ की हैं और अब्सर्डिटीज जो हैं उनको बहुत ही इनोवेटिव और नैरेटिव टेक्निक से, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग है, ये एल्यूजन्स हैं, रेफरेंसेस हैं, ये डिफरेंट किस्म के कनेक्शंस हैं, उनसे बयान किया है। सो इसमें नोटेबल वर्क्स जो उनमें अगर देखें तो द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. इलियट, यूलिसेस बाय जेम्स जॉयस, या टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ और द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम्स फॉकनर, ये एग्जाम्पल्स हैं मॉडर्न लिटरेचर की, मॉडर्निज्म की। नेक्स्ट इज लॉस्ट जनरेशन। सो पोस्ट वर्ल्ड वन एरा में, पर्टिकुलरली 1920s में, लॉस्ट जनरेशन रेफर करता है एक राइटर्स के ग्रुप की तरफ जो कि वर्ल्ड वॉर वन में एक ग्रुप बना है, और ये लोग डिसइल्यूजन्ड हैं, मायूस हैं वर्ल्ड वॉर वन के एक्सपीरियंस से, और इनके जितने भी वर्क्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं एमलेसनेस, पॉइंटलेसनेस, सेंसलेसनेस, पर्पसलेसनेस, लैक ऑफ पर्पस, डिसइल्यूजनमेंट, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, सिनिसिज्म एंड मॉरल डीके पोस्ट वॉर पीरियड का। और अगेन ये सर्च फॉर द मीनिंग में है, एक ऐसी दुनिया में ये मीनिंग की तलाश में है जिसमें ना कोई वैल्यू है, ना कोई मीनिंग है, ना कोई जिंदगी है, ना कोई वजह है जीने की, क्योंकि वो जंगों का जमाना है। सो इनमें द ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड जो है, और द सन ऑल्सो राइजेस बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, और टेंडर इज द नाइट बाय एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, अगेन लॉस्ट जनरेशन की लिटरेरी वर्क्स हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इज सरियलिज्म। इसको भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सो 1920s में ये इमर्ज हुई है और 1930s तक रही है और उसके बियॉन्ड भी गई है। सो इसमें आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं उन्होंने अनकॉन्शियस की तरफ, अनकॉन्शियस माइंड और ड्रीम्स की एक जो दुनिया है उसकी तलाश में गए, और जिसमें फैंटेसीज हैं और इरेशनल किस्म की चीजें हैं जिनको ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता। सो फैंटेसीज में अनरियलिटीज, इमेजिनेशंस, विम्स और इल्यूजन्स और ड्रीम्स हैं और फिक्शन है, जबकि इरेशनल को अगर हम कंसिडर करें तो एक इलॉजिकल, अनरीजनेबल, ये पॉइंटलेस किस्म की चीजें। सो सरियलिस्ट जो है उनमें बिजार किस्म की इमेजरी है, स्ट्रेंज और क्यूरियस, समझना मुश्किल है उसको, और अनएक्सपेक्टेड जुक्सटापोजिशंस, आई मीन इररेलेवेंट चीजों को इकट्ठा किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आती कहना क्या चाहते हैं। और एक एम्फेसिस है इनका स्पॉन्टेनिटी पे और फ्री एसोसिएशन पे, मतलब कोई कैद नहीं, कोई तरतीब नहीं, कोई रूल नहीं, इम्पल्सिवनेस और एक विम्सिकल और एक बिल्कुल आजाद ख्याल किस्म की चीजें। तो इनमें एंड्रे ब्रटन ने नडजा लिखी और द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, सैल्वेडर डेली, इन्होंने ये जो काम किए हैं उनमें बेसिकली हमें रियलिज्म नजर आता है। सोशल रियलिज्म नेक्स्ट मोमेंट है, अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई है और इसको प्रोमिनेंस मिली है 1930s में। सो सोशल रियलिज्म जो है ये रोजाना की एवरीडे लाइफ की जो रियलिटीज हैं उनको बयान करती है, और स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास और जो सोशल इनजस्टिसेस हो रहे हैं उस टाइम में उसको हाईलाइट किया है सोशल रियलिज्म में। सो इसमें राइटर्स और आर्टिस्ट ने फोकस किया है थीम्स ऑफ पॉवर्टी पे, इनइक्वालिटी पे, लेबर एक्सप्लॉयटेशन पे कि मजदूरों के साथ क्या जुल्म हो रहा है और उनकी किस तरह हक तलफी की जा रही है, और उनकी ये कमिटमेंट थी कि सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना चाहते हैं। तो इसमें जो ग्रेप्स ऑफ रॉथ है बाय जॉन स्टीनबेक, और फिर नेटिव सन बाय रिचर्ड राइट, और देयर आइज वर वॉचिंग गॉड बाय जोरा नील हर्स्टन, ये सोशल रियलिज्म के वर्क्स हैं। नेक्स्ट विद गो विद एक्सिस्टेंशियलिज्म। सो मिड 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ है और इससे बहुत ज्यादा मॉडर्न पीरियड का लिटरेचर इन्फ्लुएंस हुआ है। और एक्सिस्टेंशियलिज्म जो है बेसिकली जो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो कि इंडिविजुअल की स्ट्रगल को एक्सप्लोर भी करती है और उसमें मीनिंग और पर्पस फाइंड करती है, और मीनिंग और पर्पस फाइंड कर रही है एक ऐसी दुनिया में जो सीमिंगली इनडिफरेंट है, जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है या अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि जंग का जमाना है। सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर जो है ये डिपिक्ट करता है कैरेक्टर्स को कि वो किस तरह ग्रैपल करते हैं, पकड़ते हैं, डील करते हैं क्वेश्चंस ऑफ ऑथेंटिसिटी को, फ्रीडम को, और किस तरह एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जीने के जो मसाइल हैं और उसके अंदर जो मॉडर्निज्म की वजह से, ये अर्बनाइजेशन की वजह से, ये मैस कल्चर की वजह से जो एब्सर्डिटीज आई हैं उनको किस तरह हैंडल करते हैं। सो अगेन नॉजिया बाय जीन पॉल सार्ट्रे, और द स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कैम्पस, और द ट्रायल बाय फ्रांज काफ्का, ये बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म मूवमेंट के वर्क्स हैं। नाउ वी कंक्लूड द मॉडर्न पीरियड। सो मॉडर्न पीरियड 1945 टू 1945 तक एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 तक रहा है, और उसने बहुत ही पिवटल किस्म की, बहुत बड़ी और बहुत एक क्रूशल मूवमेंट रही है ये ग्लोबल हिस्ट्री में। इसके दौरान बहुत डेवस्टेटिंग किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जिसके अंदर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन रही है, लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, कैजुअलिटीज हुई हैं, और 1945 में ये एंड हुआ है।
जिसमें तमाम एक्सेस पावर्स जो है, जो पार्टनरशिप या अलायंसेस बने थे, जब उनको डिफीट हुई है तब जाके जान छूटी है। और द कंक्लूजन ऑफ वॉर जो है उससे फिर रिकंस्ट्रक्शन निकली है। उशर्ड मींस अकम्पनीड, मीन जंग के खत्म होने के बाद रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन और प्रोफाउंड किस्म के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स शुरू हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। यूनाइटेड नेशंस का इदारा बना है इसमें, जिसका मकसद ये था कि एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाए। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में और सोवियत यूनियन में एक कोल्ड वार चलती रही है बहुत अरसे तक, और अगेन उसने भी आने वाली कई दिहाइयों तक जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको डिफाइन किया है। और पोस्ट वॉर एरा जो है उसमें जितने भी जंग ज़दा इलाके थे, वॉर टॉर्न नेशंस, उनको रीबिल्ड करने के लिए एफर्ट्स की गई हैं। और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो इंसानी सानिया हुआ है, ये उसको हल करने की कोशिश की गई है। और जो बहुत तेजी से एक वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया का निज़ाम चेंज हो रहा था, उसके चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए, समझने के लिए और एड्रेस करने के लिए कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।